Hello, my dear students. Today we will discuss in current electricity, and we are going to approximately finish our second chapter. Few left topics remaining, and those remaining in last lecture I have not completed. Cell combinations in parallel. तो लेट वी रिकेप इट अगेन. तो आज के हमारे जो मुख्य बिंदु रहेंगे, धारा विद्युत के अंतर्गत सेलों का समांतर क्रम में समूहन, विभवमापी का सिद्धांत और विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना. कल हमने yesterday we have not completed combination of cells in parallel. हमने कल जो डेरिवेशन किया था, वीडियो समाप्त हो गया तो हमारा डेरिवेशन लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था. तो आज हम उसको वापस दोहराएंगे. समांतर क्रम में समूहन. पहला, सेलों का समांतर क्रम में समूहन. जब सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़े तो परिणामी विद्युत वाहक बल जो कॉम्बिनेशन का है वो कितना होगा, उस परिणामी तुल्य प्रतिरोध समूहन का कॉम्बिनेशन का कितना होगा, इसके बारे में हम डेरिवेशन प्राप्त करेंगे. तो चलिए हम एक सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है. एक सेल है, C1 बोला है पर मैंने उसको C1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि हम E1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले सेल को सेल E1 ही कह देते हैं, है ना. अब दूसरा सेल समांतर क्रम में जोड़ना है, पार्श्व क्रम में इन पैरेलल. तो हमने इस प्रकार से बगल से लिया है. इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. इन दोनों सेलों को अभी हम प्रैक्टिकली हमें n सेलों को जोड़ के देखना है, पर यहाँ हम दो के लिए पहले विचार कर सकते हैं. उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर उस दो के बजाय हम उसको n से रिप्लेस कर लेंगे. दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस बगल से जोड़ते हुए दोनों सेलों के प्लस सिरे को एक बिंदु A से जोड़ दिया है और दोनों सेलों के माइनस सिरे को दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया. श्योर करंट थ्रू E1 और करंट थ्रू E2, प्लस सिरे से करंट निकलेगा. पूरा कॉम्बिनेशन से निकलने वाला करंट I है, पर यहाँ I का 2 से कंट्रीब्यूशन है. करंट I1 थ्रू E1 एंड करंट I2 थ्रू E2. सेल E1 से I1 करंट निकल रहा है और सेल E2 से I2 करंट निकल रहा है. यहां पर आप A और B के बीच विभवांतर देखें तो चूंकि ये सेलों के सिरों से जुड़े हुए बिंदु हैं तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वही A और B के बीच में विभवांतर होगा. तो हम कह सकते हैं सिरे A और B के बीच विभवांतर जिसको आप VAB भी लिख सकते हो या V भी कह सकते हो. तो हम तो V कहते हैं क्योंकि यहां पर विभवांतर आप E1 के द्वारा भी निकालोगे उतना ही मिलेगा, E2 के द्वारा निकालोगे उतना ही मिलेगा और कॉम्बिनेशन के द्वारा निकालोगे उतना ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन A और B के बीच में भी है. तो V इज टोटल टर्मिनल वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन, V इज टर्मिनल वोल्टेज ड्यू टू E1, V इज टर्मिनल वोल्टेज ड्यू टू E2. तो सबका टर्मिनल वोल्टेज V होगा और यहाँ पर VAB को हमने V लिखा है
और उसका मान कितना होगा। यदि हम यहाँ से देखें कि यहाँ पर पहले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना E1 है, ये पूरा E1 हमें ए बी पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 की वजह से जैसे ही सेल से करंट पास होगा तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लिटिल बिट डिक्रीजमेंट इन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दैट डिक्रीज्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। तो V कितना होगा, डायरेक्ट E1 minus how much voltage is equal to current multiplied by resistance, and R1 resistance है, current I1, तो I1 R1। ठीक है, यदि आप इधर से निकालो तो E2 के पद E1 के पदों में निकाला अपन ने, अब E2 के पदों में तो V इज इक्वल टू E2, यहां से करंट कितना बह रहा है I2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है तो ये कितना प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2, पर यहां पर E2 नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा विद्युत वाहक बल R1 के वजह से वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी और उतने मान में कमी आ जाएगी E2 के। तो ये वोल्टेज ड्रॉपिंग के बाद में हमें टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला I2 R2, है ना, दोनों आ गए। यहां पर एक चीज और आप देख सकते हो कि टोटल करंट आए थ्रू द कॉम्बिनेशन, हमें पूरे कॉम्बिनेशन से कुल करंट कितना मिल रहा है, और ये किसका योग है, I1 है I2, तो आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम I1 और I2 का मान इनसे निकालकर इसमें पुटअप कर दे तो हमारा जो टारगेट है वो जरूर मिलेगा। टारगेट है इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो यहां से हम पहले I1 की वैल्यू निकालें तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, अलग अलग कर सकते हैं अपन, E1 by R1 minus V by R1, it is the value of I1। ये हमने किस रूट से निकाला, टर्मिनल वोल्टेज E1 के। इसी प्रकार से E2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है E1 के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज V है, E2 के सिरों पर भी टर्मिनल वोल्टेज V है, तो आप इसको और अच्छे तरीके से कह सकते हो E1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कौन सा, टर्मिनल वोल्टेज। इसी प्रकार आप कह सकते हो E2 के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टेज, और वो भी कितना होगा, AB के बराबर ही होगा, VAB भी कह सकते हो, है ना। ये भी VAB होगा, पर हम किसके पदों में निकालेंगे, E2 के पदों में। यहां से हमें कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है E2, पर पूरा क्या हमें AB तक मिलेगा कि थोड़ा सा कम मिलेगा E2 से, कितना कम मिलेगा, I2 R2 लेस होके मिलेगा। तो VAB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। इस VAB को आप V भी लिख सकते हो, है ना। अब यहां पर आप I2 R2 को उधर ले जाएं तो E2 माइनस V, और केवल I2 के टर्म में बात करें तो I2 इज इक्वल टू E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, इट इज 2। अब हम इक्वेशन 1 में I1 और I2 का मान रिप्लेस कर दें तो समीकरण 1 से मान रखने पर, चूंकि I बराबर होता है I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू पुटअप करें E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2,
इसको यदि अपन E1 E2 वाले टर्म को एक साथ लिखे तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस V, दोनों टर्मों में कॉमन निकाल के एक साथ लिखो तो माइनस V तो बाहर निकल गया है, 1 बाय R1 1 बाय R2, इट इज I. Let this equation is 1 1 2 3, so that equation you can say equation number 4. अब हम पूरे कॉम्बिनेशन की बात करें, अभी हमने इंडिविजुअल देखा E1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, E2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इन दो सेलों को जैसे हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो क्या इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल माना जा सकता है? यस, इन दोनों सेलों को हमने इस बार इस तरीके से जोड़ा है तो ये दोनों सेल मिलकर एक बड़े सेल की भूमिका में आ गए, तो क्यों ना इस कॉम्बिनेशन को हम एक सेल मान लें, पूरा दो सेलों से मिलकर एक बना बड़ा सेल। और यदि हम बोल दें, आप किसकी बात करें, यदि संयोजन का समूहन को हम एक सेल मान लें तो हम कह दें यदि समूहन में एक सेल माना जाए, केवल एक सेल, यहां दो है पर दोनों को मिलाकर एक सेल माना जाए, तो वो जो बना बड़ा सेल है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या माना है ना, परिणामी विद्युत वाहक बल। हम क्या मान लें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, किसका, कॉम्बिनेशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। एंड समूहन का वो जो बड़ा सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध भी हम क्या मान लें, आर के टर्म में, पर फॉर E1 R1 फॉर E2 R2, तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इन पैरेलल RE2, समूहन का परिणामी आंतरिक प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट हो, ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। अब जरा हम बात करें कि ये कॉम्बिनेशन एक सेल है, इसका टोटल जो रिजल्टेंट है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा कह दूं, इसका रिजल्टेंट कितना है, ई इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल है ना। इसका मतलब मैं इसको इस प्रकार से रिप्लेस कर दूं कि एक सेल है जिसका जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हुआ इन दोनों सेलों का, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ REQ हुआ, और इससे करंट कितना मिल रहा है। तो आपको लग रहा है अक्सर ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इन दोनों सेलों से हमने एक बड़ा सेल बना लिया और उस बड़े सेल का हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्विवेलेंट मान लिया और उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RQ मान लिया। बात तो ये कीजिए इस बड़े सेल से कुल करंट कितना बह रहा आए, तो हम अब इनकी बात करें यहां से, ये भी तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, V होगा, और वो V का मान कितना होगा। तब A B के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या E इक्विवेलेंट के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टेज, वो भी तो उतना होगा V, और V कितना होगा, इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट माइनस I डॉट R इक्विवेलेंट। आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो, I की, तो I R इक्विवेलेंट को इधर भेज दो, तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट माइनस V, I की वैल्यू निकाल लें, तो I की वैल्यू का अपन यहां देख लें क्या हुआ, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, ये दोनों के पदों में जाएगा माइनस V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, R इक्विवेलेंट बाय इक्विवेलेंट माइनस V अपान R इक्विवेलेंट, दैट इज I। हमने इंडिविजुअल
देकर इंडिविजुअल पदों में करंट आई निकाल लिया। अब कॉम्बिनेशन के लिए हमने करंट आई निकाल दिया। देख लीजिए इक्वेशन 4 हमको किसका एक्सप्रेशन दे रही है ना, टोटल इंटायर करंट आई, पूरे करंट आई की बात कर रहा है, ये भी आई दे रहा है। तो 4 और 5 को आप क्यों नहीं इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या कह दूं मैं, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट माइनस V अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखना इन दोनों पदों को हम बराबर कर दें तो क्या हुआ, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V 1 अपान R1 प्लस 1 बाय R2। कंपेयर, यहां पर कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म इसके इक्वल है, सेकंड में V कॉमन है, तो हम कह सकते तुलना करने पर E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। साथ ही तथा एक और चीज आ गई, यहां माइनस V बाय आर ई क्यू से आप कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, V कैंसिल, 1 अपन आर ई क्यू किसके बराबर आया। साथ ही हमको क्या मिला, R इक्विवेलेंट का इनवर्स इज इक्वल टू R1 1 बाय R1 और प्लस 1 बाय R2। दैट इज द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहां पर एक चीज और अपन देख लें, वी हैव टेकन ओनली 2 cells एंड कनेक्टेड देम इन पैरेलल, बट नाउ यू कैन जनरलाइज इट। अभी हमने केवल 2 सेल लिए हैं, 2 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है। यदि इसी प्रकार से समांतर क्रम में n सेल जुड़े हुए हो तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं। आप कहोगे सर उस कॉम्बिनेशन को कैसे दिखाना है, तो मैं इसको मिटा दूं, मैंने 2 सेल लिए इस प्रकार से ऐसा डैश डैश करके, और आखिरी वाला कौन सा सेल ले लिया मैंने, E1 E2 E3 E4 बीच में है, और ये कौन सा ले लिया, E1 ले लिया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, RN ले लिया, और इनको भी मैंने किससे कनेक्टेड कर दिया, हो गया कनेक्शन। समझ गए ना, कितने सेल जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं। तो उस यदि n सेल हो समांतर क्रम में जुड़े संयोजित, तो उस समय क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस एंड लास्ट EN बाय RN, ये आ जाएगा। और ये अभी 2 सेलों के लिए था, अभी 2 सेलों के वजह हम कितने सेल ले रहे हैं, n सेल ले रहे हैं। तो हम इसी प्रकार से इस 2 टर्मों को थोड़ा सा एक्सपेंड कहां तक करेंगे, अप टू n टर्म्स। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस लास्ट 1 बाय RN। अब इससे आप कहोगे कि सर क्या E इक्विवेलेंट आ जाएगा, आ जाएगा। इस टर्म में आपको E1 पता है, R1 पता है, सब पता है, तो ये तो हम रख देंगे, पर E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की हमको राशि प्रोवाइड होगी। तो R इक्विवेलेंट पहले हम इधर इस टर्म से पहले क्या निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट निकल गया। R इक्विवेलेंट का मान कहां रख देंगे, यहां पर, और इंडिविजुअल मान तो हमें दिया ही है। तो पहले बाय यूजिंग R इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, पहले हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लेंगे इससे, है ना। फिर E1 R1 E2 R2 EN RN, और R इक्विवेलेंट का मान रखकर हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अभी हमने जो देखा है, समांतर क्रम में यदि ऐसे सेल है जिनका विद्युत वाहक बल भी अलग अलग है, जिनका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है, उस स्थिति में हम इन एक्सप्रेशन का प्रयोग करके कॉम्बिनेशन का E इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी क्या है और ये किस सिद्धांत पर, इसका सिद्धांत क्या है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। सेकंड हमारे यहाँ जो बिंदु है विभव मापी और इसका सिद्धांत। तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम
सेल के विद्युत वाहक बल की गणना का मापन अधिक एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, यथार्थपूर्वक मापन किया जा सकता है। मतलब जितना सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यदि 10 वोल्ट है तो ये मापी उसको पूरा 10 ही बताएगा, 9.9 नहीं बताएगा। जनरली दूसरे जो उपकरण या डिवाइस अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर, yes, if you use to measure the electromotive force by voltmeter, in that case the measurement given by the voltmeter is not equal to electromotive force, it is little less than the electromotive force. Why? Because it receives little current, and due to that receiving of current, electromotive force decreases partially. So the measurement given by the voltmeter is not accurate, it is लेस देन द एक्यूरेट। जब हम वोल्टमीटर से नापते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से उसका जो मापन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मापन किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा, उस मापन में थोड़ा सा करंट अपने में से लेता है विक्षेप के लिए, और जैसे करंट लेता है तो सेल में से करंट बहेगा, और जैसे सेल के अंदर से करंट बहेगा तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारी एक परेशानी आ गई कि हम यदि मापना है तो दोनों चीजों को माप भी आ जाए और माप भी लें, और टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो। टर्मिनल वोल्टेज का मान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर कब होगा, जब सेल से हम करंट नहीं लें। इसी चीज को, इसी बात को, वो कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसा उपकरण बनाया जो कि मापता है पर करंट लेता नहीं, और जब करंट नहीं लिया जाता सेल से तो सेल के अंदर धारा नहीं बहती, उस समय उसका टर्मिनल वोल्टेज ठीक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। अब इस है कैसा, इसकी बात करें तो एक सिंपल एक सेल है जिसको हम सी कह दें, ये लेड स्टोरेज सेल है, सीसा संचायक सेल, इसका प्लस टर्मिनल, इसका माइनस टर्मिनल, इसको कुंजी के साथ और कुंजी के बाद में एक रियोस्टेट यूज किया। ये रियोस्टेट के ऊपर इस प्रकार से कनेक्शन होता है, इसको हम या आगे पीछे बढ़ाकर जो धारा नियंत्रक भी इसको बोलते हैं, है ना। तो ये इस हिसाब से व्योमापी में एक तार लंबा होता है जो 6 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, और उसको आयताकार बोर्ड पर इस पट्टियों के द्वारा ऐसे समांतर क्रम में 6 टुकड़े 1-1 मीटर के लगे होंगे, और इसको सीरीज में जोड़ने के लिए तार को ऐसा लंबा 6 मीटर कैसे लाएंगे हम यूज करने के लिए, तो हमने समांतर क्रम में जोड़ा और ऐसी पट्टियों को जोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के एक आयताकार बोर्ड पर 6 मीटर लंबा तार भी इस प्रकार से हम कनेक्शन देके उसको सीरीज में जोड़ देते, तब पकता है। जब वायर सीरीज में जुड़ा होता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये तार की लंबाई है ना, दिख रहा है समांतर में, पर पट्टियां जोड़ने के द्वारा इसको हमने किस में जोड़ दिया, बस ये विभवमापी। इस तार को मैंने, ये तार का सिरा ए है और ये तार का सिरा बी है, ये आप एक के बाद एक जोड़ा गया, तो इसी तार को मैंने इस रूप में सरल तरीके से ले लिया ए बी। एक लकड़ी के आयताकार बोर्ड पर 2 स्क्रू ए और बी के बीच में एक लंबा मैग्नीन कांस्टेंट मिश्र धातु का तार जो 6 मीटर या 10 मीटर होता है, और कैसा होता है मैंने अभी प्रीवियस फिगर में बता दिया। अब इन तार ए और बी के बीच में हम इस प्रकार से सीसा संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक के द्वारा एक परिपथ बना देते हैं जिसको हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। एक चीज यहां पर आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बेसिकली बता दूं कि यदि ये थोड़ी देर के लिए 6.5 वोल्ट का बैटरी है या इसका विद्युत वाहक बल कितना है 6.5, अब इसको हमको तार पर थोड़ा सा कम करके भेजना है, 6 का भेजना है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस को यदि यहाँ पर आपने टच कर दिया तो डायरेक्ट करंट जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगा ही नहीं तो वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी क्या, नहीं हुई। पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर अपने हिसाब से इसको 6 वोल्ट का देना है, तो यह करंट को थोड़ा सा कम करके दे दिया।
ये कितना हुआ, यहां पर कितना डिक्रीज हो गया 0.5, तो अब यहां पर ये कितना होगा, है ना, 6 वोल्ट का रहेगा टर्मिनल वोल्टेज यहां पर। अब आपको पता है ये प्लस सी रहा है और ये माइनस सी रहा है, बी के विभव और ए के विभव में कितने का अंतर होगा, टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन ए टू बी इज 6 वोल्ट, ये इससे 6 वोल्ट इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब थोड़ी देर के लिए भी इसको 6 भागों में बांट दिया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, 6 होगा। यदि इसको मैं 0 मानूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तार पर हमने ना ये सिरे से, अब मैं सेकंड बात कर रहा हूं, एक सेल लिया, इसके प्लस सिरे को इधर जोड़ा, यहां पर धारा मापी जोड़ दिया, और यहां मैं जो कि एक तार से जो कि एक पेन जैसा उपकरण होता है जिसके सिरे शार्प पॉइंट होता है जिसको हम टच करते हैं और गैलोमीटर से करंट डायरेक्ट यहां से जुड़ जाता है। अब बताइए, सपोज से इन योर माइंड इट इज 3 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बैटरी 3 वोल्ट की है, आपने यहां पर 6.5 वोल्ट वाली बैटरी को आधा यहां गिरा दिया, ये बैटरी फुल कितनी हो गई, यदि यहां और यहां के देखें तो कितने की गैप है पोटेंशियल में, 6 वोल्ट की। तो यदि आप इसको यहां टच करवाते हो, कहां, यहां, तो ये गैप कितने की है, 6 वोल्ट की, और ये कितनी है, 3 वोल्ट की। तो बताइए, एक बड़ी बैटरी एक छोटी बैटरी, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? यस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी इज 6 वोल्ट and the electromotive force of our cell, practical cell is 3 वोल्ट। तो किधर प्रेशर होगा, ये 6, 2 पाइप है या 2 नलियां, एक में 6 फीट पानी भरा है, दूसरी नली में 3 फीट पानी भरा है, आपने नीचे से कनेक्शन दे दिया, पानी किधर से किधर जाएगा, 6 वाले से 3 वाले की ओर। तो करंट किसके कारण बहेगा, इसकी वजह से, बैटरी का प्लस सिरा है माइनस सिरा है, तो करंट पासेस थ्रू E1 या EGB, ऐसा बहेगा। तो इसमें डिफ्लेक्शन कैसा आया, थोड़ी देर के लिए बाईं ओर आया। यहां पर किसका प्रभाव ज्यादा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज मोर देन द। अब आपने क्या किया, इसको यहां जोड़ा, थोड़ी देर के लिए यहां जोड़ दो, तो बताओ तो ये कितना पोटेंशियल है, 6, इस तार पर यहां पर कितना है, 4, तो ये कितने वोल्ट का बैटरी बन गया, 2 वोल्ट का बैटरी बन गया। अभी हमने ज्यादा लंबाई लेके पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा ले लिया था। अब ये 2 वोल्ट की बैटरी है जिसका कहना है कि करंट इधर बहे, 3 वोल्ट की बैटरी का कहना है इधर बहे, तो किसकी चलना है, 3 वोल्ट वाली बैटरी की चलना है। तो अब क्या हुआ, पहली टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज मोर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो करंट पासेस थ्रू E1 B A and we get deflection leftward. But now potential difference between A and that point B dash is less than the electromotive force of cell. तो अब किसकी चलना है, ये 2, इसका प्रेशर इस दिशा में कितना है, 2, और इसका प्रेशर इस दिशा में कितना है, 3। तब करंट किधर बहेगा, विपरीत बहेगा, E लाइक दैट। तो आवर डिफ्लेक्शन इज राइटवर्ड। समझ गए, पहली बार पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज्यादा था, दूसरी बार जब हमने क्या किया कि जो पॉइंट्स लिए वो पास ले लिए, ए और बी सिरा पास में ले लिया, जो कि को पास में टच करवाया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम हो गया, फलस्वरूप इधर से धारा बही। इसका मतलब हमको पता चल गया कि यस, पहली बार ये ज्यादा था हमारे सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, दूसरी बार ये कम हो गया। तो हो न हो हमारा जो उदासीन बिंदु या इसको संतुलन करने वाला बिंदु इन 2 के बीच में होगा। तो आपने फिर इसको, ये हो सकता है यहाँ टच करवाया तो भी ये छोटा रहेगा, है ना, सेल की वजह से ही धारा बहेगी, यहाँ टच करवाया तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना डिफरेंस। तो
अब यहां टच करवाने पर कैसा आया, दाहिनी ओर आया, यहां टच करवाने पर बाईं ओर आया। तब हमको धीरे धीरे बैलेंस पता चल रहा है कि हम जब जैसे 3 पे टच करवाते हैं तो देख लीजिए ये बैटरी कितने की बन गई, पोटेंशियल डिफरेंस 3 और 6 के बीच में गए 3 वोल्ट। बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कितना है, 3 वोल्ट। दोनों साइड से प्रेशर क्या है, बराबर। धारा मापी में करंट बहेगा ही नहीं, बिकॉज 0 रहेगा डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बैलेंस पॉइंट बी इज जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द प्रैक्टिकल सेल और गिवन सेल। इन दैट केस नो करंट passes ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उस समय क्या होता है, सेल में करंट बहता नहीं है, पर हमने देखना सेल में करंट बहा नहीं अंदर, तो आर के कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉपिंग नहीं हो रही, पर हमने नाप लिया। आवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जस्ट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। और आप कहोगे सर हम किरचॉफ से लॉ से चले, तो कोई बात नहीं है। यहां से क्या हुआ, ई, चलिए शुरू करें। ई प्लस माइनस, बड़ा है छोटा है, घटाएंगे ऋण आएगा। अब करंट की दिशा में जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। तो ए और बी इकाई लंबाई पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर वोल्टेज ड्रॉपिंग थोड़ी देर के लिए अपन कितना मान ले, रो मान ले। तो 1 सेंटीमीटर पर रो हुआ तो 2 सेंटीमीटर पर 2 रो। इसी प्रकार से यल लंबाई पर कितना होगा, रो यल, ये वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी इज इक्वल टू 0। तो ई इज इक्वल टू रो यल। जहां रो क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि सर रो कैसे पता किया। अरे भाई 6 वोल्ट की बैटरी को कितने मीटर में आपने 6 वोल्ट को कितने पर डिस्ट्रीब्यूट किया, 6 वोल्ट कितने पर, 6 मीटर पर। तो वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी हुई, 1 मीटर पर 1 की होगी। या आप प्रैक्टिकली इफ यू से कि सपोज टोटल वोल्टेज अप्लाइड ऑन वायर ए बी इज V वोल्ट, है ना, एंड टोटल लेंथ ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर वाइज इज L, तो इट इज रो इज इक्वल टू V बाय L। ए बी तार के सिरों पर लगाया गया कुल विभवांतर V है, ए बी तार की कुल लंबाई L है, तो एकांक लंबाई में वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी होगी, जिसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, V बाय L वोल्ट पर मीटर। पर मीटर, और यदि सेंटीमीटर में बोलोगे तो पर सेंटीमीटर। तो यस, इट इज द प्रिंसिपल of potentiometer. In the position of balancing in galvanometer, there is no current through the cell. Means total terminal voltage is just equal to electromotive force. In this way, the measurement taken by us by using potentiometer is just equal to electromotive force of the cells, not less than. That's why we can say potentiometer measure the electromotive force with more accuracy rather than voltmeter. चलिए, हमने अभी विभवमापी का सिद्धांत देख लिया। विभवमापी क्या है समझ में आ गया। एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल अधिक यथार्थता से नापा जा सके, विभवमापी कहलाता है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में सीधा आपने सर्किट बनाना है, एक प्राइमरी सर्किट जल्दी से बनाए, सी कुंजी लगा दी, एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया, है ना, विभव विभाजक भी बोल सकते हो, धारा नियंत्रक भी बोल सकते हो, और ये तार का ए बी तार विभवमापी का है। फिर इसमें अपन ने एक सेल, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, जो गिवन सेल है जिसका हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, कुंजी भी लगा सकते हो, धारा मापी भी लगा सकते हो। और फिर इसको यदि यहाँ J पॉइंट पर, जो की के लिए मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, J, संतुलन बिंदु J आया, तो यदि हमने इसके पहले यदि यहाँ पर टच करवाया J1 पर, तो करंट किसकी वजह से बहेगा, विभवांतर की वजह से बहेगा। धारा मापी में विक्षेप बाईं ओर आएगा। यदि आपने थोड़ा सा जो विभवांतर बढ़ा दिया, तार की लंबाई जैसे जैसे आप ये सिरे से तो टच है, जैसे ही बड़ा होगे J2 पर टच करवाओगे, पहली बार A J1 के बीच का विभवांतर क्या था, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम था, तो करंट इस दिशा में बहा।
हमने विक्षेप किधर माना, बाईं ओर। अब यदि J2 जो B सिरे के पास यदि हम कनेक्शन देते हैं जो कि से, और ये विभवांतर ज़्यादा हो जाएगा इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, तो ये बैटरी बड़ी हो गई और ये बैटरी छोटी हो गई है, तो इसकी वजह से बहेगा। तो धारा की दिशा पहले की तुलना में विपरीत होगी, तो स्वाभाविक है धारा मापी विक्षेप विपरीत हो आएगा। पहली बार आपने बाई ओर बोला है, तब की बार हम क्या बोलेंगे, दाहिनी ओर आएगा। अब हमें पता चल गया कि J1 पर ये छोटा था और J2 पर ये बड़ा था, तो पक्का ये जो हमारा विभवांतर वाला बिंदु है, संतुलन बिंदु, इनके बीच में आएगा। सपोज हम J पर बैलेंस पाते हैं, तो जब J संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाता है और धारा में विक्षेप शून्य आ जाता है, उस समय हम इसकी लंबाई नोट कर लेते हैं। यदि हमें एकांक लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉपिंग है, तो E बराबर क्या होगा, A J के बीच का विभवांतर, A से J तक का विभवांतर। यदि रियल लंबाई है और हमको पता है एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता